तब बात समझ आई। इसकी सबसे बड़ी वजह है रिवायती तालीमी निज़ाम, यानी कि ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम। हमारे यहाँ एजुकेशन के नाम पर रिवायती तालीम के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है और रिवायती मज़ामीन को ही स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, जैसे कि इंग्लिश, मैथ, साइंस। जबकि अगर अमली मज़ामीन की बात की जाए, अमली सब्जेक्ट्स की बात की जाए जो आपको इंडिपेंडेंट बनाते हैं, जो आपको खुद मुख्तार बनाते हैं, जैसे कि बैंकारी निज़ाम किस तरह से काम करता है, इन्वेस्टमेंट्स कैसे की जाती हैं या बजट को कैसे बनाया जाता है, इस चीज़ के ऊपर बात ही नहीं की जाती और इस चीज़ को पर्सनली कंसीडर किया जाता है। उसके बाद अगली सबसे बड़ी वजह है अवामी आगाही की कमी। फिर चाहे वो वालिदैन की बात की जाए या हमारे यहाँ जितने भी टीचर्स होते हैं उनकी बात की जाए, हमारे यहाँ टीचर्स खुद एक स्पेसिफिक इनकम के ऊपर, एक स्पेसिफिक सैलरी के ऊपर डिपेंड होते हैं। उनकी कोई भी आउटसाइड इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती और वो खुद उसी सैलरी के अंदर टैक्सेस वगैरह को भी पे करते हैं, जिसकी वजह से वो स्टूडेंट्स को कभी ये सिखा ही नहीं पाते कि आपने फाइनेंशियली तौर पर फ्री किस तरह से होना है। उसके अलावा अगली सबसे बड़ी वजह है हुकूमती तरजीहात और नाअहली। हुकूमत की अगर बात की जाए तो तरक्की पजीर ममालिक के अंदर जितनी भी हुकूमतें होती हैं ये अपनी सिक्योरिटी और करप्शन ज़्यादा मनसूबों पर ज़्यादा काम करती हैं। अगर एजुकेशनल सिस्टम के अंदर मनसूबों की बात की जाए तो उस पर काम ही नहीं किया जाता, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई भी तरक्की पजीर मुल्क। सबसे बड़ी वजह है मदारस और मजहबी इदारों का असर। हालांकि अगर इस्लाम की बात करें तो इस्लाम ज़कात, तजारत और इस तरह के जितने भी कारोबारी मंसूबे होते हैं उन पर ज़ोर देता है और उस पर बात करने का हुक्म भी देता है, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से मदारस के अंदर इस चीज़ को दुनियावी तालीम का नाम देकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सबसे बड़ी वजह है रट्टे का कल्चर और सवाल का हो। मशीन का डेफिनेशन बोलो। सर, a machine is anything that reduces human effort, sir. विल यू प्लीज इलेबोरेट? सर, हर वो चीज जो इंसान का काम आसान करे या वक्त बचाए वो मशीन है सर। डेफिनेशन क्या है? सर, वही तो बता रहा हूँ सर। एनीबडी एल्स? यस Sir, machines are any combination of bodies so connected that their relative motions are constrained, and by which means force and motion may be transmitted and modified as a screw in its nut, or a lever arranged to turn about a fulcrum, or a pulley about its pivot, etc. Especially a construction more or less complex, consisting of a combination of moving parts or simple mechanical elements as wheels, levers, cams, etc. क्या बात है? स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाता है कि आपने रट्टा किस तरह से लगाना है, उनको प्रैक्टिकल वर्क सिखाया ही नहीं जाता कि आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरह से करनी है, आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग किस तरह से करनी है, या आपने एक मजबूत स्ट्रैटेजीज किस तरह से बनानी है, आपने नेटवर्किंग किस तरह से करनी है, आपने मार्केटिंग किस तरह से करनी है। इन सारी चीज़ों को कभी भी स्टूडेंट्स को सिखाया ही नहीं जाता और इन सब का नतीजा ये है कि फाइनेंशियल तालीम का पाकिस्तान के अंदर ना होना लाइल्मी नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश भी हो सकती है, ताकि आवाम हमेशा मुहताज रहे, टैक्सेस पे करती रहे और एक मखसूस तबके को इसका फ़ायदा होता रहे। आप अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम किस तरह से ले सकते हैं, इसके लिए हम लोग ओवरव्यू करेंगे रिच डैड और पुअर डैड बुक का। इस बुक के राइटर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, जिसने 1947 में इस बुक को लिखा और पब्लिश किया। जैसे कि ये बुक पब्लिश हुई बहुत से लोगों ने इसको रीड किया। अगर दोस्तों इस बुक की बात की जाए तो इस बुक के अंदर 2 dads and 2 mindsets की बात की गई है। Why so many people struggle financially is they haven't challenged the hypnosis, the words, go to school, get a job, work hard, save money, get paid taxes. Until you question those hypnotic trances, you don't change. And when I say that to adults, they get angry at me. So, well, that's what I've done. I said, well, that's why you're poor. I'm not saying I'm right. I'm just saying question the hypnotic trance put in your head, because that's what keeps people poor. रॉबर्ट कियोसाकी के जो अपने वालिद थे, जो अपने डैड थे, जो कि वेल एजुकेटेड और ईमानदार थे, वो इतने ज़्यादा रिच नहीं थे। फाइनेंशियली तौर पर वो प्रॉब्लम्स ही फेस करते रहते थे। लेकिन अगर बात की जाए उनके दोस्त की, जिनको रॉबर्ट कियोसाकी अपना सेकंड डैड मानता था, वो ना तो इतने वेल एजुकेटेड, लेकिन दोस्तों अगर फाइनेंशियली तौर पर बात की जाए तो वो फाइनेंशियली तौर पर इंडिपेंडेंट थे। रॉबर्ट कियोसाकी अपने रियल डैड की बजाय उनसे ज़्यादा इंस्पायर था। अब हम लोग बात करते हैं इस बुक के कुछ की लेसन्स की। इस बुक के अगर सबसे पहले की लेसन की बात की जाए तो उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि कभी भी पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ।
पैसा बनाने के लिए सबसे पहले एसेट्स बनाओ और कभी भी सैलरी पर डिपेंड मत रहो। हमारे यहाँ बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो लाइबिलिटीज़ को ही एसेट्स मान लेते हैं। जैसा कि अगर आपने जिस घर में आप रहते हैं और आपने उसको लग्जरी स्टाइल के अंदर बिल्ड कर लिया है और आप उसी घर के अंदर रहते हैं तो ये आपके एसेट्स नहीं हैं। इसी तरह से दोस्तों, बहुत से लोग जिनके पास पैसा आता है वो लग्जरी कार्स बाय कर लेते हैं और इस तरह की बहुत सी चीज़ें ऐसी बाय कर लेते हैं जो कि उनकी जेब से पैसा निकलवाती रहती हैं। याद रखें कि वो चीज़ जो आपकी जेब से पैसा निकलवाती है वो आपकी लाइबिलिटीज़ होती हैं और वो चीज़ जो आपकी जेब में पैसा डालती है वो आपके एसेट्स होते हैं। हमेशा अपने एसेट्स को बिल्ड करें, ना कि लाइबिलिटीज़ को। अगर एसेट्स की बात करें तो एसेट्स के अंदर आपकी बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि कारोबार, प्रॉपर्टी, स्टॉक और इसके अलावा डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स। क्योंकि अमीर बनने के लिए ना तो ज़्यादा तालीम की ज़रूरत होती है और ना ही खुशकिस्मती। इसके लिए शऊर और सही सोच होना ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में जितने भी बड़े लोग, लीडर्स, बिजनेसमैन और बिलियनर्स हैं वो इन्हीं स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर काम करते हैं और इन्हीं बातों के ऊपर अमल करते हैं और आज आप सब उनको आइडियलाइज करते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।